देखिए, आज जो टॉपिक हम टीजीटी पीजीटी या फिर यूजीसी नेट के लिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समृद्धि एवं विकास का टॉपिक या टेस्ट ले रहे हैं। अब समृद्धि और विकास के अंतर्गत देखा जाए तो पहले जो प्रश्न है वो देखिएगा हमारा। रोस्टो ने आर्थिक विकास के 5 विभिन्न चरणों को श्रेणीबद्ध किया है, जो है उत्पतन के लिए पूर्व प्रतिबद्ध, 2 परिपक्वता की ओर, 3 अधिक सार्वजनिक उपभोग की अवस्था, 4 परंपरागत समाज, 5 उत्पतन। अब इसका देखिए हमें अनुक्रम बनाना है। आपको देखिए हमारा जो है, अगर हम बात करते देखिए नंबर जो है, देखिए फर्स्ट जो है परंपरागत समाज, उसके बाद देखिए उत्पतन के लिए पूर्व प्रतिबंध, फिर उत्पतन, और उसके बाद परिपक्वता की ओर, और फिर जो है हमारा अधिक सार्वजनिक उपभोग की अवस्था। यानी आंसर बनेगा इसका डी, ये डी बन जाता है। अब देखिए जो है, अगर हम रोस्टो के 5 स्टेज बताएं तो क्या है रोस्टो? देखिए परंपरागत समाज यानी कि मतलब भौतिक जगत के प्रति न्यूटन पूर्व मनोवृत्तियां रहती है। दूसरी बात है उत्पादन के पूर्व प्रतिबंध, यह संक्रमण काल है। उत्पतन यहां औद्योगिक क्रांति की स्थिति है। और परिपक्वता की ओर अधिकतर साधनों पर आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। और अत्यधिक उपभोग का जो युग है, इस अवस्था में पूर्ति की अपेक्षा मांग पर अधिक बल दिया जाता है। तो इस प्रकार आंसर बना आपका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगत निर्गत विश्लेषण विकास नियोजन की सहायता प्रदान करता है। एक अर्थव्यवस्था का सरलीकृत चित्र प्रस्तुत करके, 2 योजनाओं का व्यवहारिकता और संगति का परीक्षण करके, 3 किसी विशेष क्षेत्र के आगत आवश्यकताओं का बोध करा के उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है आपको जो है। अब देखिए इसमें जो है आपका जो सही है वो बनेगा आपका योजनाओं की व्यवहारिकता और संगति का परीक्षण करके। आंसर बना इसका सी। अब देखिए मतलब जो है ये जो मॉडल है, देखिए आप जो है मॉडल में लियोनतिक द्वारा प्रतिपादित है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरताओं और जटिलताओं को समझने के लिए किया जाता है। मतलब देखिए मतलब जो है, जो हमारा देखिए इसमें जो है योजनाओं के व्यवहारिकता और संगति का परीक्षण करके, अब ये जो मॉडल है आगत निर्गत विश्लेषण मॉडल जो है, ये जो है लियोनतिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और इसका जो प्रयोग है अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरताओं और जटिलताओं को समझने में किया जाता है। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, महबूब उल हक ने निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा विकसित की है? इसमें बताना महबूब उल हक ने कौन सी अवधारणा विकसित की है? पूंजी निर्माण समस्या, मानव विकास सूचकांक, जनसंख्या अध्ययन का सिद्धांत और संतुलित विकास। देखिए इसने क्या है, इसमें बनेगा बी आंसर, मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं। अब देखिए जो है मानव विकास सूचकांक का जो प्रतिपादन है सन 1990 में यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनके अन्य सहयोगी अर्थशास्त्री जो है ए.के. सेन और सिंगर हंस ने किया था। इसका यह आपका देखिए मानव विकास सूचकांक। तो आंसर बना इसका सी और बी। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, संकेतात्मक नियोजन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ए, संचालन और निष्पादन के केंद्रीकरण, बी, संचालन और निष्पादन के विकेंद्रीकरण, सी, क्षेत्रीय उत्पाद के विस्तृत द्वारा, डी, जनता द्वारा नियोजन।
अब देखिए सांकेतिक यानी संकेतात्मक या कहते हैं इंडिकेटिव, नियोजन में निर्णय लेने की जो क्रिया है वो विकेंद्रीकृत होती है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन होती है। इस पर जो है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रोत्साहित किया जाता है या फिर उत्साहित किया जाता है। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि संचालन और निष्पादन। आंसर बन गया बी। देखिए इनको ध्यान से चेक करते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं बता आपको जो है जो टीजीटी पीजीटी की डेट डिसाइड हो चुकी है। और दूसरी बात देखिए यूजीसी नेट का एग्जाम भी आपके सामने है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन असंतुलित विकास की परिकल्पना यानी असंतुलित विकास की परिकल्पना की और मान्यता का सूत्रीकरण है? यानी किसकी? असंतुलित विकास की बात कर रहे हैं। देखिए अब देखिए असंतुलित विकास की परिकल्पना जो है रोस्टो और हर्स्टमैन द्वारा समर्थित थी और इसी के अनुसार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एकमात्र निवेश न करके कुछ क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए। मतलब देखिए जो है असंतुलित विकास की परिकल्पना जो है रोस्टो और हर्स्टमैन ने जो है समर्थित थी और असंतुलित विकास परिकल्पना के अंतर्गत अनुसार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में निवेश न कर केवल कुछ क्षेत्र में ही निवेश करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि अल्प विकसित देश में पूंजी तथा श्रम यानी कि उत्पत्ति के साधन का अभाव रहता है। अब देखिए इसका आंसर बना, देखिए हमारा देखिए ये है वो आंसर बनेगा इसमें देखिए बी, यानी श्रम और पूंजी की पूर्ति सीमित होना, यानी आंसर बना इसका बी। जिसमें पहले कहा असंतुलित विकास की परिकल्पना की मान्यता सूत्रीकरण है वो श्रम और पूंजी का सीमित होना। नेक्स्ट देखिए आप जो है विकासवादी नियोजन पर लागू होने वाले दो अंतराल सिद्धांत निर्दिष्ट करता है। स्फीति जन्य अंतराल विदेशी विनिमय प्रतिबंध, बी बचत अंतराल और आय प्रतिबंध, सी विदेशी विनिमय अंतराल और मंदीकालीन या सुस्तीकालीन अंतराल, डी बचत प्रतिबंध और विदेशी विनिमय प्रतिबंध। अब देखिए जो इसमें आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी, बचत प्रतिबंध, सेविंग कॉन्स्टेंट और विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज कॉन्स्टेंट। आंसर बना इसका डी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें जो है बचत अंतराल और विदेशी विनिमय अंतराल, अल्प विकसित देशों में वृद्धि की लक्ष्य दर प्राप्त करने के दो भिन्न भिन्न और स्वतंत्र अवरोधक हैं। मतलब समझिए बचत अंतराल और विदेशी विनिमय अंतराल अल्प विकसित देशों में वृद्धि की लक्ष्य दर प्राप्त करने के दो भिन्न भिन्न और स्वतंत्र अवरोधक हैं। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, कल्पित कीमतें विशेषकर उपयोगी होती है। ए उपभोक्ता के क्रय निर्णय में, बी फर्म के विक्रय के निर्णय में, सी परियोजना मूल्यांकन और लागत लाभ विश्लेषण में, डी काला बाजार प्रतिक्रियाओं में। अब देखिए इसका जो है आंसर बनेगा इसमें वो बनेगा सी, यानी कि परियोजना मूल्यांकन और लागत लाभ विश्लेषण में। अब देखिए परियोजना मूल्यांकन और लागत लाभ विश्लेषण कल्पित कीमतों या छाया कीमतों जिसे कहते हैं हम जो है शैडो प्राइस भी कहते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। किसमें? परियोजना मूल्यांकन और लागत लाभ विश्लेषण की कल्पित कीमतों और छाया कीमतों का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर बना सी। नेक्स्ट, किसी देश में मानव विकास की कुल उपलब्धि को 3 मूल आयामों में मानव विकास सूचकांक यानी HDI द्वारा परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? दीर्घ आयु और स्वास्थ्य, शिक्षा और ज्ञान, महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय और समर्थीकरण, अच्छा जीवन स्तर की बात करते हैं।
तो देखिए इसमें जो आंसर जो शामिल नहीं है बताना आपको, इसमें एक तो मान लीजिए महिला विकास, बात ये शामिल नहीं होगा। तीसरी बात देखिए इसमें जो है आपका जो है ये आपका सामाजिक न्याय और समर्थीकरण नहीं होगा। इसमें दीर्घ आयु और स्वास्थ्य, शिक्षा और ज्ञान, अच्छा जीवन स्तर, यानी आंसर बना इसका बी। यानी कि ये 3 और 4 ये इसमें शामिल नहीं होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं एचडीआई। एचडीआई देखिए केवल 3 आयाम कौन कौन से, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। यानी एचडीआई में किस किस को, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा, इनको सम्मिलित किया जाता है। देखिए आंसर बना इसका बी आंसर। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। देखो मैंने शुरू में कहा जब भी सुमेलित करना है इसका सही तरीका है, इसको पहले ए बी सी और डी ऐसे लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको सोल्व करने में बड़ी आसानी रहेगी और आंसर गलत नहीं होगा। अब देखिए इसमें आंसर देखते हम जो है डब्ल्यू रोस्टेव। अब देखिए डब्ल्यू रोस्टेव संबंधित किससे, देखिए आपको देखिए ये बनेगा देखिए आपका, यानी कि ये ए यानी रोस्टेव 2 उत्पतन चरण के टेक, और ये 2 बन जाता है। आर एफ हेराल्ड के देखिए आप जो है उसमें देखिए आप जो है ये बन जाएगा वांछित समृद्धि दर, यानी कि 1। इसमें देखिए आर नर्क से देखिए आप जो है ये बन जाएगा आपका संतुलित समृद्धि, यानी कि सी का 4। ए ओ हर्समैन पता ही लग गया बना 3 असंतुलित, ये जो है। अब देखिए इसमें जो आंसर है, इसमें जो फिगर है आपकी वो 2 1 4 3, यानी ये देख लीजिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है। अब इसमें देखिए 2 1 4 3 बन गया सी आंसर, तो ये सी आंसर हो गया, यानी सी आंसर हो गया आपका ये। अब देखिए इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू रोस्टोव, ये वृद्धि के चरण से संबंधित है। आर एफ हेराल्ड जो है वांछित समृद्धि दर, आर नर्क से संतुलित वृद्धि, और ए ओ हर्समैन असंतुलित वृद्धि से संबंधित है। तो आंसर बना इसका हमारा सी। नेक्स्ट देखिए इसमें भी यही स्थिति है, इसमें भी मिलान करना आपको, इसमें भी ए बी सी और डी ये लिख लीजिए आप जो है। अब देखिए इसमें जो है स्थितिक अवस्था ए समित, यानी कि ए का 4। उसके बाद श्रम की असीमित आपूर्ति, डब्ल्यू एस लुई माने 1। उसके बाद देखिए आप जो है छुरी धार यानी नाइफ पेज संतुलन, इसमें देखिए आपका जो है ये बन जाएगा 3, यानी बी का 3। उसके बाद देखिए आपका संचयी कार्योत्पादन सिद्धांत, ये बन जाएगा इसका 2, यानी कि ये 2। अब देखिए इसमें जो फिगर है आपका 4 1 3 2, इसमें देख लीजिए 4 1 3 2 आंसर बन गया डी, इसमें ये डी आंसर बन जाता है। अब देखिए मैंने देखो पहले बताया आपको जो है स्थैतिक अवस्था जो है एडम स्मिथ से संबंधित है। श्रम के असीमित पूर्ति जो है वो डब्ल्यू ए लेविस से है। छुरी धार संतुलन जो है हाल डोमर मॉडल की बात हो रही है। और संचयी कार्यों उत्पादक सिद्धांत वो जो हमारा जी मिडल से संबंधित है। तो आंसर बना आपका डी आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में मार्क्स के विकास सिद्धांत में दी गई अवस्थाओं का सही अनुक्रम बताइए। यानी मार्क्स के विकास के सिद्धांत का जो दी गई है उसका सही अनुक्रम बताना है आपको। अब देखिए मार्क्स के अनुसार विकास का जो सही क्रम है वो फर्स्ट सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद, यानी 4 की बात हो रही। सामंतवाद,
पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। देखिए आंसर बन गया इसका आपका ए, आंसर बन जाता है आपका है, तो आंसर बन गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थर लुई के मॉडल में मजदूरी के ऊपर आय का अधिक्य पुनर्वेशित होता है, उसमें क्या होता है? देखिए इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप जो है, अर्थर लुई के मॉडल में मजदूरी के ऊपर आय का अधिक्य मतलब सरप्लस पुनर्निवेशित होता है, उसमें क्या होता है? अब देखिए इसमें जो है उत्पादन में वृद्धि, श्रम उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि। अब देखिए इसमें ये तीनों ही बनेंगे, आंसर बना इसका डी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मान लीजिए है मजदूरी के ऊपर आय का अधिक्य पुनर्वेशित होने से ये तीनों लक्ष्य प्रसिद्ध होते हैं। तीनों कौन कौन से? उत्पादन में वृद्धि, श्रम उत्पादकता में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, गरीबी के दुष्चक्र निम्न अनुक्रमों में कौन सा सही चित्रित करता है? अब देखिए, अब इसमें देखिए निम्न आय, निम्न मांग, निम्न निवेश, निम्न पूंजी अभाव। ये कह रहा है गरीबी के दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र में क्या होता है? देखिए आपका कम आय होती है, उसी के बाद देखिए हमारा जो है कम मांग होती है और कम निवेश होता है और पूंजी का अभाव रहता है। तो आंसर बना डी, ये आपका गरीबी का दुष्चक्र हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में सामाजिक एवं आर्थिक द्वैतवाद इतना उच्चरित क्यों है? यानी भारत में सामाजिक एवं आर्थिक द्वैतवाद इतना उच्चरित क्यों है? अब देखिए इसमें देखिए, ए अर्थव्यवस्था के कतिपय उत्पादक क्षेत्रों में पर विधि का खराब तरीके से अपनाना, विनिवेश में क्षेत्रीय विषमता, सी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के नीतिगत ढांचे में कमी, डी अर्थव्यवस्था के करोड़ क्षेत्रों में अपर्याप्त वित्त और पूर्ति। देखिए आंसर बनेगा इसका, देखिए वो बन जाता है सी आंसर, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के नीतिगत ढांचे में कमी। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक आय तथा धन की विषमता के पैदा करने तथा बनाए रखने का कारण नहीं है। अब देखिए अगर मान लीजिए आप जो है ए उत्पादन के साधनों का विषम वितरण, ग्रामीण नगरीय विषमताएं, अप्रभावी सरकार का नियंत्रण, सरकार की सहायता का आधार। आंसर बना इसका डी, यानी कि देखिए सरकारी सहायता से विषमता में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए हेराल्ड डोमर मॉडल के अनुसार एक देश की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर उसकी बचत दर पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। अब इसमें देखिए 16वें मॉडल अनुसार एक देश की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर दीर्घ काल में उसकी बचत दर पर निर्भर नहीं करती है। देखिए आंसर बना इसका दोनों, यानी सी आंसर। नेक्स्ट, मार्क्स के समृद्धि चरण सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? यानी मार्क्स समृद्धि चरण सिद्धांत। अब देखिए मार्क्स समृद्धि चरण सिद्धांत में देखिए आप जो है, अगर हम कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को विकास की अवस्थाओं का आधार माना है और विकास की अवस्था जो बताई है, मतलब देखिए कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को विकास की अवस्थाओं का आधार माना है और विकास की अवस्थाएं प्रारंभिक साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए हम आंसर जो बनेगा हमारा वो बनता है हमारा बी, आंसर बन जाता है, ये बी बन जाता है। नेक्स्ट, पूंजी रूढ़िवादिता निम्न में से किस एक को निर्दिष्ट करती है? यानी
पूंजी रूढ़िवादिता एक को निर्देशित करती है। ए, देश की पूंजी संरचना, बी, विकास हेतु त्वरित पूंजी संचयन, सी, अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी व्यवस्था, डी, पूंजी व्यय की समृद्धि। देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका, वो बनेगा बी आंसर, विकास हेतु त्वरित पूंजी मांग, यानी आंसर बना इसका बी। अब देखिए हमारी बात करते हैं पूंजी रूढ़िवादिता। रोस्टोव द्वारा प्रयुक्त शब्द अग्रणी क्षेत्र, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, व परिपक्वता की अवस्था, विकास हेतु आशावादी प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं, क्योंकि इन अवस्थाओं का केंद्रीय बिंदु त्वरित पूंजी संचय यानी एक्सेलरेटेड कैपिटल एक्युमुलेशन यानी CAC होता है। रोस्टोव ने इसे प्राय पूंजी रूढ़िवादी था, यह कैपिटल फंडामेंटलिज्म यानी फेडरलिज्म की संज्ञा दी है। देखिए आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, आय व जीवन के स्तर की अर्थपूर्ण अंतरराष्ट्रीय तुलना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त होता है? आंसर बनेगा क्रय शक्ति का समता माप, आंसर बना ए। अब क्रय शक्ति का जो समता माप विधि यानी PPP मेथड भी कहते हैं इसको। PPP मेथड का जो सर्वप्रथम प्रयोग सन 1993 में IMF ने किया था, इंडियन मॉनेटरी फंड ने किया था, और आजकल जो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। देखिए मैंने आपको इकोनॉमिक्स के जो हमारे UGC नेट TGT PT एग्जाम में जो संभावित प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी है वो मैं डिस्कस कर रहा। देखिए हमारा इकोनॉमिक्स का डेली मतलब जो है हर अल्टरनेट डे टेस्ट चलता रहेगा, जो है इसको देखते रहिए, इसमें कंटिन्यू रहेगा। बाकी आगे टेस्ट में फिर मिलते हैं।